नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल व्यायाम डायरीज में। तो आज से लगभग कुछ 2 महीने पहले की बात है, मैं नागपुर गया था आयुर्वेद वेस्किट के सेमिनार के लिए। तो वहाँ से आपके लिए खास कुछ लम्हे मैं अपने कैमरा में कैद करके लाया हूँ। तो ये वीडियो पूरा देखना जरूर। तो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करना। आपल्या पंचकर्म दवाखान्याचं उद्घाटन करून व्यवसायाला सुरुवात केली. पोटाचं तर काम निघलं, पण ते करत असताना खरा समाजसेवक गप्प बसत नाही. त्यासोबतच त्यांची समाजातली आयुर्वेदाच्या द्वारा सेवा सुरू झाली. ठाण्याच्या जनी जनार्दन समितीच्या मानद चिकित्सक या पदावर त्यांनी कार्य करायला सुरुवात केली. इथून सरांची सेवा कार्याची घोडदौड सुरू झाली. पुढे 1985 ते 90 या काळात मुंबई विद्यापीठात आयुर्वेद विभागात सिनेट सदस्य म्हणून सरांनी आयुर्वेदाच्या शिक्षणासाठी भरीव पायाभरणी केली आणि ज्याचा लाभ आपल्यासारखे कित्येक विद्यार्थी आजही घेतात आहेत, पुढेही घेतील. आपल्या सगळ्यांना विदित असेल, नवीन लोकांसाठी सांगते की आयुर्वेद व्यासपीठ याची नीव म्हणजे पायाभरणी सरांनी केली. ते कार्याध्यक्ष आहेत आणि तब्बल 35 वर्षांपासून आयुर्वेदाच्या प्रचार प्रसारासाठी पोटतिडकीने सर महाराष्ट्रभरच नाही तर भारतभर भ्रमण करत आहेत. त्यांना वैद्य सौ सुखदा वेलणकर यांची भक्कम साथ आहे, म्हणूनही हे शक्य होत आहे. सरांनी आरोग्यवर्धिनी आणि यशोदीप 97 या पुस्तकांचं यशस्वी संपादन केलेलं आहे. सरांचं कार्य इतकं मोठं आहे की ते मी वाचत बसले तर सरांच्या लेक्चरपेक्षा माझाच परिचय सांगण्याचा कार्यक्रम खूप मोठा होईल. म्हणून मी अगदी संक्षिप्त परिचय देते आहे की आयुर्वेदातले 2 दिग्गज पुरस्कार ज्यांना आपण नोबेल प्राइज म्हणू शकतो असे वैद्य खडीवाले संशोधन संस्थेतर्फे पंचकर्म चिकित्सक पुरस्कार आणि सांडू आयुर्वेद भूषण पुरस्कार हे सुद्धा प्राप्त आहेत. टाळ्यांनी स्वागत करावं सरांचं. नमस्कार. यहाँ विद्यार्थी कितने उपस्थित है? तेरा हाथ ऊपर किए. ठीक है. यहाँ मराठी समझते नहीं है ऐसे कितने लोग हैं? ठीक है. और बाकी सब मेरे ख्याल से प्रैक्टिस. ठीक. नहीं, वैसा मेरा व्याख्यान मराठी में करना है या हिंदी में मैं सोचना है? मराठी 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 आजचं खरं व्याख्यान आजचं व्याख्यान सामान्य नागरिकांसाठी ठेवलेलं होतं, परंतु सामान्य नागरिकांची उपस्थिती नाहीये. पण आपल्या सगळ्या लोकांसमोर आता व्याख्यान मांडायचं तर काय मांडायचं, मी असं विचार करतोय. आयुर्वेद सामान्य लोकांना समजून सांगणं कठीण असतं. वैद्यांना शास्त्रीय भाषेत आपण अनेक वेळा विद्यार्थ्यांसमोर मांडत असतो आणि म्हणून सामान्य लोकांना विषय कसा समजवायचा असं सांगण्याचा मी प्रयत्न करणार आहे. कारण आपल्यापैकी सगळे पुढे आपापल्या व्यक्तिगत जीवनात अनेक लोकांना आयुर्वेद सांगण्याची आपल्याला वेळ येणार आहे, सांगावं लागणार आहे. तर त्याचं एक उदाहरण देण्याचा प्रयत्न मी करणार आहे. सकाळी 9 वाजल्यापासून आतापर्यंत आपण या ठिकाणी बसलेलो आहोत, त्यामुळे आता आपला अजून अंत बघण्याची माझी इच्छा नाही. मी तर असं सांगितलं होतं की आता जेवून रात्रीचा आपल्याला करमणुकीचा कार्यक्रम बघायचा आहे, करायचा आहे. परंतु आयोजकांनी अगदीच आग्रह केल्यामुळे 10-15 मिनिटं 20 मिनिटांमध्ये हा मुद्दा कसा मांडायचा या पद्धतीने मी विचार करतोय आणि सांगण्याचा प्रयत्न करणार आहे. निरोगी आयुष्याची गुरुकिल्ली असा विषय दिला होता. मी सभागृहात येताना 2-4 नागरिकांनी, ते आहेत इथे उपस्थित बहुतेक, ते म्हणाले इथे चाव्यांचं वाटप होणार आहे असं मला कळलं. तर असं चाव्यांचं वाटप काही होणार नाहीये आणि अशा चाव्या घेऊन आयुष्य कधी निरोगी होत नसतं. पण निरोगी राहायचं असेल तर काय केलं पाहिजे हे सांगणारं एकमेव शास्त्र आहे म्हणजे ते आयुर्वेद आहे. हे आपल्याला सांगायला काही खूप वेगळं आहे अशातला भाग नाही. पण 2-4 गोष्टी सांगतो की ज्या सामान्य लोकांना समजावून सांगायला लागतात. एक म्हणजे जगातलं पहिलं वैद्यक शास्त्र आहे ते म्हणजे आयुर्वेद आहे.
निरोगी राहणं म्हणजे कसं जगलं पाहिजे हे सांगणारही एकमेव शास्त्र आयुर्वेद आहे. अनेक वैद्यक शास्त्र आज अलग अलग प्रकार की वैद्यकीय पैथीज या फ्रैटर्निटी उपलब्ध है, कम से कम 70-75 के दरमियान. सभी की जननी कह सकते हैं ऐसा शास्त्र आयुर्वेद है. ये भारतीय संस्कृति की पूरे विश्व को मिली हुई देन है, ये भी उसका एक वैशिष्ट्य है. और सबसे बड़ा वैशिष्ट्य ऐसा है, शाश्वत सिद्धांत ये आयुर्वेद की सबसे बड़ी महत्व की बात है. ये मैं ऐसे कहता हूँ क्योंकि बाहर ऐसे कहा जाता है बदलते विज्ञान, यानी विज्ञान बदलते रहता है, ऐसा कभी नहीं होता है. परिभाषा बदल सकती है, विज्ञान नहीं बदलता है. जैसे न्यूटन के पहले भी जो फल गिरा वो पहले नीचे ही आ रहा है, अभी भी नीचे गिरता है और आगे भी शताब्दी में नीचे आने वाला है. उसकी परिभाषा बदल सकती है. आयुर्वेद की ये विशेषता है क्योंकि आयुर्वेद का कालावधि बताया जाता है ईस्वी सन पूर्व 5 से 6 हजार साल पहले पुराना, मालूम नहीं इससे भी ज्यादा हो सकता है. फिर भी उस समय जितने सिद्धांत बताए हैं आज के परिप्रेक्ष्य में उसका सही अनुभव हम करते हैं. जैसे कि यक्ष्माणाम राजा ऐसे अपने यहाँ वर्णन आया है चरक संहिता में कि रोगों जितने व्याधि उपलब्ध है उसमें सबसे महत्व का व्याधि कौन सा है, तो राजा यक्ष्मा है. इतनी संशोधन, इतनी दवाइयां, इतना परिणाम काल बदलने के बाद आज की वैद्यकीय फ्रैटर्निटी की समस्या राजा यक्ष्मा है क्योंकि ड्रग रेजिस्टेंस उसको आया है. और आज सभी वैद्यकीय क्षेत्र का एक जैसे मॉर्टेलिटी रेट कहते हैं, आज कैंसर, एड्स और उसका कोई भी नहीं, सबसे ज्यादा मॉर्टेलिटी रेट राजा यक्ष्मा है. इसलिए शाश्वत सिद्धांत क्या है कि मूल संकल्पना है और इसके लिए हमें उसका गौरव और अभिमान होना चाहिए. ईस्वी सन पूर्व तुलसी हो, तुरवा हो, बिल्व हो, जो भी वनस्पतियों के गुणधर्म बताए हैं, इतने सालों में परिवर्तन वातावरण में होने के बाद भी वही अनुभव करते हैं. ये शाश्वत सिद्धांत का दूसरा वर्णन है और महत्व है, हमें ध्यान में रखना चाहिए. महाभारत की कथा आपने सुनी होगी. तो महाभारत में जब पांडव युद्ध खत्म होने के बाद वनवास के लिए चले जाते हैं तो प्यास लगने के बाद एक तालाब के यहाँ जाते हैं और पानी पीने के लिए जाना और उसकी पूर्ति होगी तभी आप पानी पी सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ मर जाएंगे. तो उसमें जो पहला प्रश्न युधिष्ठिर को पूछा है उसका नाम है लाभानाम उत्तमम किम, सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण लाभ कौन सा है. तो युधिष्ठिर उत्तर देता है आरोग्य. तो उस समय उन्होंने बताया कि आरोग्य है सबसे बड़ा महत्व का लाभ है. तो इसके लिए इसका महत्व है. और हम देखते हैं आज अनेक प्रकार के रुग्ण, आप तो सब चिकित्सक है, विद्यार्थी है. अभी नीचे 2 दिन हमने ओपीडी चलाई है, 1000 से ज्यादा रुग्ण देखे हैं. कोई टेढ़ा है, कोई उठ नहीं सकता है, कोई बैठ नहीं सकता है, कोई खा नहीं सकता है, किसी को पेशाब नहीं हो रही, किसी को संडास नहीं हो रही, अनेक प्रकार के व्याधि है. तो लाभानाम उत्तमम किम, आरोग्य. तो ये आरोग्य ऐसे ही प्राप्त नहीं होता, उसके लिए कुछ प्रयास करने पड़ते हैं. और ये आरोग्य कैसा रखना, ये आयुर्वेद की दूसरी विशेषता है. क्योंकि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम और आतुरस्य विकार प्रशमनम, यह आयुर्वेद की प्रयोजन बताई है कि स्वस्थ यानी निरोगी आदमी का आरोग्य कैसे सुस्थापित करना और जो रोगी है उनके रोग कैसे ट्रीट करना, ये दूसरा प्रयोजन बताया है. इसलिए ये आयुर्वेद का जो विशेषता है कि इसके लिए हमें उसका गौरव होना चाहिए. साल कम थे ये सभी लोगों की हमने एक प्रश्नावली बनाई थी कि ये सुदृढ़ ज्येष्ठ नागरिकत्व, ये सुदृढ़ता क्यों है. तो उसका जो उत्तर मिला ये अपने दिनचर्या ऋतुचर्या में. उन्हें सभी लोगों को जो प्रश्न पूछा तो सब लोग सुबह 5 के बाद कभी भी बिस्तर में नहीं सोए हैं
और उनके काफी साल से वो आदत पड़ी है। रात को 10 साढ़े 10 के बाद वो कभी जागना पसंद नहीं करते थे और अपने यहाँ जो बताया उसके अनुसार निद्रा का लाभ लेते थे। सभी लोगों ने बाहर पदार्थ, आजकल फास्ट फूड जंक फूड का जमाना है, काफी कम मात्रा में सेवन किया था। अपना पारंपरिक जो आहार है उसका सेवन करते थे। और सबसे महत्व की बात जो हमने पूछी उसमें मालूम हो गया कि आहार का समय, ये तीनों लोग ऐसे थे, शाम को 7:30 के बाद आहार का सेवन उन्होंने नहीं किया था। पूरी जिंदगी में उनका यही आचरण रहा था। ये सभी जो प्रश्नावली का जो निचोड़ है वो अपने दिनचर्या और ऋतुचर्या में कि क्या खाना, कैसे खाना, कितना खाना और कब खाना, ये 4 सवाल हम किसी को पूछेंगे तो उसमें उसका रहस्य है। तो निरोगी रहना है। यानी मेरा एक दोस्त था, है यानी वो भी खवैया है, तो वो बोलता है उदर भरण नोहे सानिध्य यज्ञ कर्म, यानी उदर भरण करना यही अपना जीवन है। और आयुर्वेद क्या कहता है, यामम अध्ययन भोक्तव्यम याम युग्मम न लभ्यते। अपने यहाँ ऐसी बताया है, भोजन करते समय जो आमाशय है, चटन है, उसके 4 भाग करने हैं। उसमें आधा भाग घन आहार, 1/4 यानी 1/4 भाग है द्रव आहार और 1/4 भाग रिक्त होना चाहिए, क्योंकि जो खाया हुआ जो भी आहार पदार्थ है उसका अच्छी तरह से मिक्सिंग और पचन, डाइजेशन होना चाहिए, तभी उसका लाभ मिलेगा। तो उदर भरण है जानी दे यज्ञ कर्म, जो भी है वो खाते रहने से आयु नहीं मिलने वाली है, ध्यान में रखो। तो ये सब जो है वो ज्येष्ठ नागरिक स्पर्धा में हमें मालूम हो गया कि ऐसे आचरण करना जो आयुर्वेद ने बताया वो करने वाले हैं, उनका ये परिणाम है। तो क्या बताया आपने यहाँ, तो निरोगी रहना है, सुदृढ़ रहना है। तो पहला उसका जो वर्णन अपने दिनचर्या में आया है उसका वर्णन है ब्राह्मणे मुहूर्ते उत्तिष्ठ। तो ब्राह्म मुहूर्ते में उठना ये अनिवार्य है। और जो सफल और अच्छे लोग जिनकी आज जीवन चरित्र लोग पढ़ते हैं उनका आप अध्ययन करेंगे तो ये उनमें मालूम होता है। रात को कितनी ही देर तक काम करें, सुबह जल्दी उठने की आदत है। मेरा खुद का ये आचरण रहा है, काफी मेरे को यहाँ पहचान करने वाले लोग हैं कि कितना भी होने के बाद सुबह 5 बजे उठना ये आदत है। क्योंकि बचपन में हमारे यहाँ घर में ऐसी एक अनुशासन था, 5 बजे के बाद हमने कभी बिस्तर देखा नहीं है। 2 बार नहीं सुने गए तो तीसरे बार फटका मिलता था तो उठना और व्यायाम करना। तो ब्राह्मणे मुहूर्ते उत्तिष्ठ तो उसका जो निचोड़ है, आज आपको मालूम है कि मला और ये 72 लोगों का मूल कारण है। आप हिस्ट्री लेते हैं डिस्पेंसरी में तो सबको पूछो कि मल प्रवृत्ति कैसी है। आजकल तो कॉलेज में विद्यार्थी भी लिखते हैं यदा कदा, हुई तो हुई नहीं तो नहीं हुई। ऐसे कैसे लिखते मुझे मालूम नहीं। मल प्रवृत्ति की भी हिस्ट्री लेनी पड़ती है, कितने समय होती है, कैसी होती है, चिकनाट है, दुर्गंधी है, नहीं है, उठने के बाद तुरंत होती है या कुछ उसके लिए उनको प्रयास करने पड़ते हैं। कोई चक्कर लगाते हैं, कोई चाय पीते हैं, कोई अखबार पढ़ते हैं और बाद में होती है, ये आरोग्य का अच्छा लक्षण नहीं है। तो ये पूछना पड़ता है। काफी लोगों को मैं डिस्पेंसरी में हिस्ट्री लेते समय पूछता हूँ तो संडास कैसे होता है, नहीं मालूम नहीं। अरे आप ही जा रहे हैं ना, तो दूसरे को थोड़ी मालूम होने वाला है। लेकिन ये आजकल की पढ़ाई की भी ये विशेषता है कि हम शिक्षित है, हम सुसंस्कृत नहीं है। पढ़ाई है, उनका जो भी करिकुलम है उनको है, लेकिन बाकी जानकारी बिल्कुल नहीं। तो ये भी हमें अवगत होना चाहिए कि निरोगी रहना है तो मतलब प्रवृत्ति अच्छी होनी है, और वो होना है तो सुबह जल्दी उठना है। सूर्योदय के बाद जो आदमी उठता है उसे आरोग्य नहीं मिलता है। आरोग्य भास्करादिच्छेद ऐसे बताया। तो सूर्योदय से पहले 2 प्रहर अपने यहाँ बताए हैं। सत्व, रज और तम, ये 3 गुण मन के दोष और गुण बताए हैं। तो सत्व गुण का प्राबल्य प्रातः काल में रहता है, तो मन में स्वाभाविक रूप से अच्छे विचार उत्पन्न होते हैं, इसलिए सुबह जल्दी उठना है। जिसे कुछ जिंदगी में कमाना है, कुछ साध्य करना है,